देखो भाइयों, कल अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक बार वापस से मैं रिपीट करा देता हूँ क्या क्या पढ़नी पड़ी थी, ठीक है ना। तो कल जो पढ़ रहे थे वो थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने सबसे पहली बात की थी कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, पॉजिटिव या इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी। पॉजिटिव से कभी टर्मिनेट नहीं करवाना, नेगेटिव पे कभी ओरिजिनेट नहीं करवाना, ठीक है ना। फिर का टेंजेंट बनाओगे। दूसरी चीज कैसा कर्व है, कंटिन्यूअस और ओपन कर्व है। ओपन कर्व होना क्या शो करता है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर अपन ने देखा टेंजेंट बनाओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लेगा ये भी पता लग जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। दो लाइंस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, ठीक बात। अगली बात अपन ने इसके अंदर कही कि जहाँ पे सेपरेशन अगर बढ़ेगा फील्ड लाइंस के बीच का तो इंटेंसिटी घटेगी, सेपरेशन घटेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर इसके बाद अपन ने बात की क्या कि जो है कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल में एंटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, ठीक बात। अब एक चीज ध्यान से समझना याद करो मैंने कल ही कहा था कि किसी भी चार्ज के लिए क्या नहीं कर सकते, जितनी फील्ड लाइंस बननी चाहिए उतनी हम नहीं बना सकते। क्लियर बात। जैसे मैं कहूँ कि दो चार्जेज हैं, एक है मेरे पास क्यू और दूसरा है मेरे पास टू क्यू, ठीक है ना। अरे बोलो। तो क्यू चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस बनेगी वो बनेगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और टू क्यू के लिए जो बनेगी वो कितनी बनेगी। तो न तो मैं क्यू वाली पूरी बना सकता हूँ न मैं टू क्यू वाली पूरी बना सकता हूँ, बट मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। देखो ये डाटा से पता लग रहा है कि इसके लिए जितनी बनेगी इसके लिए उसकी डबल बनेगी। तो पूरी तो इसकी भी नहीं बन सकती, पूरी मेरे से इसकी भी नहीं बन सकती, बट इतना तो एक्यूरेसी में मेंटेन कर सकता हूँ कि इसके लिए जितनी बनाऊं इसके लिए उसके डबल बनाऊं। अरे क्लियर है बात, ठीक है ना। तो अगर इसके लिए मैं 4 फील्ड लाइंस बनाता हूँ तो इसके लिए मेरे को कितनी बनानी चाहिए, 8 बनानी चाहिए। इसके लिए 4 बनाई तो डबल के लिए क्या बनानी चाहिए, डबल। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, क्या है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to what, magnitude of charge. Number of field lines is directly proportional to magnitude of charge. मतलब बड़े चार्ज के लिए ज्यादा फील्ड लाइंस बनानी है, कम मैग्नीट्यूड वाले के लिए कम बनानी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ चार्जेस हैं, ठीक है ना। मान लो एक क्यू है, एक क्यू बाई टू है, एक मेरे पास टू क्यू है, एक थ्री क्यू है, एक फोर क्यू है। क्लियर है। अब अगर मैं क्यू को रेफरेंस लेके बात करूँ, क्यू के लिए अगर मैं 4 बनाता हूँ, क्यू के लिए कितनी बनाता हूँ, 4, तो क्यू बाई टू के लिए कितनी बनानी चाहिए। तो पता है मुझे क्यू बाई टू का मतलब क्यू से आधा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आधा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी आधी। तो क्यू के लिए 4 बनाई तो क्यू बाई टू के लिए कितनी बनानी चाहिए, 2। तो टू क्यू के लिए कितनी बनानी चाहिए, डबल 8। तो थ्री क्यू के लिए कितनी बनानी चाहिए, ट्रिपल 12। तो फोर क्यू के लिए कितनी बनानी चाहिए, 4 टाइम्स मतलब 16। अरे क्लियर है। तो फोटो में ये एक्यूरेसी अपने को मेंटेन करके रखनी है। कौन सी एक्यूरेसी, कौन सी एक्यूरेसी, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अपने को किसके प्रोपोर्शनल रखना है, चार्ज के मैग्नीट्यूड की, चार्ज के। क्लियर बात। अगली चीज सुनो देखो अब दो प्रॉपर्टीज और आती है, हालांकि वो इतने काम की नहीं पर फिर भी ठीक है। देखो इधर, तो जैसे अकेला प्लस होता तो फील्ड लाइन ऐसे होती है, अकेला माइनस होता तो फील्ड लाइन ऐसे होती। अरे क्लियर है। पर जब दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए तो फील्ड लाइन कैसे हो गई, ऐसे। अरे क्लियर है। मतलब देखो ऐसे, ऐसे समझो यहाँ रखा है प्लस और यहाँ क्या रखा है, माइनस। तो अकेला प्लस होता तो फील्ड लाइन ऐसे सीधी होती, अकेला माइनस होता तो फील्ड लाइन ऐसे सीधी होती। पर जब ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए तो क्या हुआ, फील्ड लाइन ऐसे हो गई। अब आगे क्या इरादा है, ऐसे होने का। तो ये क्या हो रहा है, अनलाइक चार्जेस के लिए जो फील्ड लाइंस बन रही है, इसके लिए अनलाइक चार्जेस के लिए जो फील्ड लाइंस बन रही है क्या कर रही है, ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द लेंथ, ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश कर रही है। अरे क्लियर बात। इससे क्या पता लगता है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को। अरे क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से देखना, जैसे मान लो एक प्लस है और दूसरा प्लस है, अगर दोनों आइसोलेटेड होते तो इस प्लस की ऐसी बनती और इस प्लस की ऐसी बनती। पर जब ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए तो क्या हुआ, ये फील्ड लाइन जो सीधी थी ये ऐसे मुड़ गई,
ये जो सीधी थी ये ऐसे मुड़ गई, तो क्या देखने को मिल रहा है कि लाइक चार्जेस के लिए, किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए जो फील्ड लाइंस बन रही है, ठीक है ना, इनकी क्या कोशिश हो रही है कि लेंथ के परपेंडिकुलर फैल जाए, लेंथ के परपेंडिकुलर फैल जाए। तो ये वाली टेंडेंसी क्या शो कर रही है, दोनों के बीच में रिपल्शन, दोनों के बीच में, अरे क्लियर बात। तो इसलिए लाइक चार्जेस के लिए जो फील्ड लाइंस बनती है, ट्राइज टू स्प्रेड परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड इट शोज व्हाट दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस, क्लियर बात। इस तरह से ये अपने क्या होती है, फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास खत्म होती है, ठीक है ना। और अब अपन इन फील्ड लाइंस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, नीट लेवल, जेई लेवल, सब कुछ अपन कवर करते हुए चलते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। एक बार तुम इसकी रीडिंग मारो। तो देखो अब इसके ऊपर फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं इनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक क्यू, और इसके लिए फील्ड लाइंस बनी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। मान लो ये Q1 है, आइसोलेटेड चार्ज Q1, इसके लिए फील्ड लाइंस है ऐसी, ठीक है। और इसी के साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है Q2 और इसके लिए फील्ड लाइंस बनी ऐसी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया Q1 और Q2 की नेचर बताओ। आपसे पूछा गया Q1 जो है उसकी नेचर कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो Q2 है उसके बारे में पूछा गया, बताओ इसकी नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बताओ Q1 की नेचर कैसी है, कैसी है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइन क्या हो रही है, यहाँ आगे टर्मिनेट हो रही है, और टर्मिनेट किस पे होती है, माइनस पे, किस पे होती है। इसका मतलब Q1 कैसा है, नेगेटिव, ठीक है ना। Q2 कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट किससे होती है, पॉजिटिव चार्ज से। अरे समझ में आ रही क्या बात, अरे बोलो। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस अगर बनी हुई आ जाए, फील्ड लाइंस अगर बनी हुई आ जाए, तो हम क्या कर, हमसे क्या पूछा जा सकता है, चार्ज की नेचर पूछी जा सकती है। तो टर्मिनेशन हो रहा है तो नेगेटिव है, और ओरिजिनेशन हो रहा है तो पॉजिटिव है, क्लियर है बात। चलो देखो अब आगे देखना। नेक्स्ट अब बात करें इसके बाद अगला एग्जांपल, मान लो दो चार्जेस दे दिए अपने को, एक है Q1 और दूसरा इस तरीके से दे दिया अपने को Q2, क्लियर है। और फील्ड लाइंस का फोटो बना रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फील्ड लाइंस का फोटो बना रखा है, ठीक। इसमें दो क्वेश्चन अपने से पूछे गए। पहला क्वेश्चन है Q1 एंड Q2 की नेचर बताओ, Q1 और Q2 की क्या बताओ, नेचर। और दूसरा क्वेश्चन है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो बताओ, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड्स का क्या बताओ, रेशियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो नेचर देखते हैं, नेचर का ही से पता लगती है, कहाँ से ओरिजिनेशन, कहाँ पे टर्मिनेशन, बताओ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, Q1 से Q2 से। ये देखो Q2 से ओरिजिनेट हुई और कहाँ जाके टर्मिनेट होगी, और ओरिजिनेट किससे होती है, किससे होती है, पॉजिटिव से। इसका मतलब Q2 कैसा हुआ, तो आंसर नंबर 1 होगा, Q2 जो है ये होगा पॉजिटिव, और Q1 पे आके टर्मिनेट, तो Q1 कैसा होगा, नेगेटिव, Q1 कैसा होगा। अगला क्या पूछा उसने, दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताओ। तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, नंबर ऑफ किसके, फील्ड लाइंस के। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करो। अरे क्लियर, जैसे Q1 के लिए कितनी फील्ड लाइंस बन रखी है, देखो एक काम करो, पहले तो इस फोटो को ना ऐसे बीच में से तोड़ दो ताकि दोनों की अलग अलग तुम्हें काउंट करने में आए, ठीक है ना। तो बताओ Q1 के लिए कितनी फील्ड लाइंस बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। Q1 के लिए कितनी बनी हुई है, 6, क्लियर है। Q2 के लिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। Q2 के लिए कितनी बनी हुई है, अरे बोलो। तो मैग्नीट्यूड्स का रेशियो वही होगा जो
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो है, ठीक है। तो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो वही होगा जो इनके फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो है। तो Q1 के लिए 6 और Q2 के लिए कितना 8, तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 3:4। तो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो कितना है 3:4। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, अरे बोलो पक्का। नेक्स्ट देखो इसके बाद, अगला मैं यहाँ कुछ फील्ड लाइंस के फोटो बना रहा हूँ, तुम्हें बताना है कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो एक फोटो तो मैंने ये बनाया, दूसरा फोटो मैंने ये बनाया, तीसरा फोटो मैंने ये बनाया, चौथा फोटो मैंने ये बनाया, पांचवा फोटो मैंने ऐसा बनाया, क्लियर है। छठा फोटो जो है मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। तुम्हें बताना है इसमें से कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो फेराडे ने नियम बनाए थे खेल के, जो नियमों को फॉलो करता है वो पॉसिबल है और जो फॉलो नहीं करता है वो पॉसिबल नहीं है। अरे क्लियर है बात। ऐसे ध्यान रखना, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अनहोनी हो रही है तो वो पॉसिबल नहीं है, और अनहोनी हो रही है तो फिर वो पॉसिबल। और अनहोनियाँ क्या है, आपस में कट करना, ओपन कर्व न हो करके क्लोज कर्व हो जाना। अरे क्लियर बात, ये कुछ अनहोनियाँ है क्या, ये कुछ, ये अगर कहीं पे हो रही है तो पॉसिबल नहीं है। बताओ ये पॉसिबल है क्या, है कि नहीं है। अच्छा क्या ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। क्या ये कहीं पे क्लोज कर्व बना रही है, नहीं। तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो उसके बारे में कहेंगे अपन ये पॉसिबल है, ठीक है। बोले ये वाली पॉसिबल है कि नहीं, क्या कहीं पे कट कर रही है। अच्छा फिर कई बच्चों के दिमाग में, जब बच्चा ऑप्टिक्स पढ़ लेता है तो उसके दिमाग में आता है, बोला सर यहाँ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अगर इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये आगे जाकर के इसे इंटरसेक्ट कर जाएगी। अब तो बात आती है तो आगे क्यों बढ़ा रहा है, ठीक है ना। उसने अगर फील्ड लाइंस यहीं तक बनाई है, इसका मतलब वो यही टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा होगा, क्या रखा होगा यहाँ। तो इस तरह की क्या नहीं करनी है अपने को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं देनी। बोला ये यहाँ तो नहीं कट रही, आगे बढ़ा दूंगा तो काट जाएगी, तो आगे क्यों बढ़ा रहा भाई। अरे क्लियर है क्या। रे ऑप्टिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक अलग पर्पज से वो काम किया जाता है, ठीक है ना। वो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब करेंगे बात, ठीक है ना। बाकी ऐसे आगे पीछे नहीं बढ़ाना, जितनी उसने बनाई है उतनी उतनी के लिए ही बात करना है कि वो जो सीन उसने दिया वो पॉसिबल है कि नहीं। तुम्हें अपनी तरफ से सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, क्या इंटरसेक्ट कर रही है, कोई अनहोनी हो रही है क्या, नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। तो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है ना। बताओ ये वाली, ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी कोई अनहोनी नहीं हो रही, बस मुड़ी हुई तो है, क्या हुआ। तो फिर लाइन्स मुड़ी हुई हो सकती है, बताया तो है मैंने, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। समझ में आती बात। नेक्स्ट बात करें, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें ध्यान से देखो, ये फील्ड लाइंस ने क्या किया हुआ है, आपस में इंटरसेक्ट किया हुआ है। और दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, नहीं करती है, जबकि इसने इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। बोलो ये पॉसिबल है कि नहीं। इसमें क्या बना हुआ है, क्लोज कर्व, क्या बना हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमेशा कौन सा कर्व बनाती है, ओपन कर्व, जबकि यहाँ कौन सा बन रहा है, क्लोज कर्व। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। बोलो ये, इसमें भी देखो यहाँ से अगर तुम चलोगे, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर इसको बाईपास करके ऐसे आ गए, क्या घूम फिर के वापस वहीं आ गए, वहीं आ गए। इसका मतलब कौन सा कर्व हो गया, क्लोज। और कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या नहीं बनाती, क्लोज कर्व नहीं बनाती। इसका मतलब ये चीज भी पॉसिबल नहीं। अरे समझ में आती बात। तो अगर इस तरह के फोटो दे करके अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी फील्ड लाइंस पॉसिबल है और कौन सी फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम काम कर सकते हैं। अरे बोलो, कर लोगे पक्का। देखो भाई, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो अपने को क्या कर दिया, फील्ड लाइंस के फोटो बना के दे दिए, जैसे इस तरह का फोटो बना के दे दिया।
और यहाँ एक पॉइंट दे दिया ए, बोला इस जगह पे इंटेंसिटी है ई ए, यहाँ पॉइंट दे दिया बी और पूछा यहाँ इंटेंसिटी ई बी। अरे क्लियर है। दूसरा फोटो इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे पॉइंट है ए, इंटेंसिटी है ई है, यहाँ पॉइंट है बी, इंटेंसिटी है ई बी। अरे क्लियर है। तीसरा फोटो इस तरीके का बना के दे दिया, ये पॉइंट है, यहाँ इंटेंसिटी ई है, ये पॉइंट बी और यहाँ इंटेंसिटी ई बी। तीनों फोटोज में आपसे पूछा है ई और ई बी में रिलेशन बताओ, ई और ई बी में रिलेशन बताओ, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे, इंटेंसिटी में रिलेशन कैसे पता चलता है, फील्ड लाइंस के बीच के सेपरेशन से, ठीक है ना। देखो यहाँ फील्ड लाइंस जहां हमारा पॉइंट ए है वहां फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन है एक्स, कितना है, और जहां हमारा पॉइंट बी है वहां फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन कितना है वाई। और तुम्हें देख के पता लग रहा होगा एक्स छोटा है और वाई बड़ा है, एक्स छोटा है और वाई, मतलब यहाँ सेपरेशन कम है और यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है। तो क्या बताया था मैंने, जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा हो, जहाँ पर नंबर डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज़्यादा हो, या सिंपली कहें जहाँ फील्ड लाइंस पास पास है तो वहाँ इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो बोलो ए और बी में से फील्ड लाइंस कहाँ ज़्यादा पास पास है, ए पर। तो इसका मतलब ए पे जो इंटेंसिटी है वो बी से क्या है, ज़्यादा। कोई दिक्कत, अरे बोलो, ठीक है। इसमें बताओ, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच का गैप क्या है, मान लो ये एक्स है, और यहाँ फील्ड लाइंस के बीच का गैप क्या है, वाई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ये गैप बड़ा है और ये गैप छोटा है। तो जहाँ गैप बड़ा है वहाँ इंटेंसिटी कम है, और जहाँ गैप छोटा है वहाँ इंटेंसिटी, या बोल लो जहाँ क्राउडिंग कम है, जहाँ नंबर डेंसिटी कम है वहाँ पर इंटेंसिटी कम है, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा है। तो बोलो कहाँ ज़्यादा है, क्राउडिंग या सेपरेशन। देखो तुम तो यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है यहाँ कम है, तो जहाँ सेपरेशन ज़्यादा है वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, कम। तो ए पे सेपरेशन ज़्यादा है इसलिए वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इस वाले फोटो में देखो, ए पे अगर सेपरेशन है एक्स और यहाँ पे अगर सेपरेशन है वाई, तो देख के लग रहा होगा एक्स और वाई दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर बात। तो सेपरेशन यहाँ से यहाँ जाने पे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या उतने का उतना ही है। सेपरेशन कम होता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, सेपरेशन बढ़ता है तो इंटेंसिटी घटती है। सेपरेशन चेंज ही नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ इसका मतलब ए पे जो वैल्यू इंटेंसिटी की है वही वैल्यू कहाँ पे, वही वैल्यू का है बी पर। जैसे एक फोटो अगर मैं और बनाऊं, मान लो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह की फील्ड लाइंस बना के दे रखी, ठीक है भाई। यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, और यहाँ एक पॉइंट है सी। अरे क्लियर है। यहाँ इंटेंसिटी ई है, यहाँ पे इंटेंसिटी है ई बी, और यहाँ इंटेंसिटी कितनी ई सी। और आपसे पूछा ई ए, ई बी और ई सी में रिलेशन बताओ, ठीक है ना। तो देखो ए पे जो सेपरेशन है उसको मैं एक्स से बोल लेता हूँ, बी पे जो सेपरेशन है उसको एक्स बी बोल लो, और सी पे जो सेपरेशन है उसको एक्स सी बोलो। अरे क्लियर है। और बढ़िया आंखों को मसला करके अब देखो, ए का और सी का सेपरेशन क्या है, बराबर। ए का और सी का जो सेपरेशन है वो क्या है, बराबर। और ए और सी का जो सेपरेशन है ये बी वाले सेपरेशन से क्या है, कम है कि ज्यादा है। ए और सी वाला सेपरेशन बी वाले सेपरेशन से कम है कि ज्यादा है, कम है। तो ये सेपरेशन बी वाले से कम है, तो अपन ने क्या बोला, सेपरेशन बराबर तो इंटेंसिटी बराबर। ए और सी पे सेम सेपरेशन, तो ए और सी पे इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, बराबर। बोल कोई दिक्कत। और ये जो सेपरेशन है ये क्या है, सी से कम है, तो कम सेपरेशन का मतलब इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो ए और सी पे इंटेंसिटी कैसी है बेटा, बराबर है, ठीक है ना। और ये जो इंटेंसिटी ये बी से क्या है, ज्यादा है, बी से क्या है। क्लियर बात। कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, यस और नो, कर सकते हैं पक्का। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अब नेक्स्ट जो एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या रहेगी, कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, और कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल में एंटर नहीं करेगी। कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, कि अगर वो कंडक्टिंग सरफेस आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो रखी है, जैसे मैं कहूँ, हो रहा है क्या, हाँ
एक बार बंद कर दो। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टिंग सरफेस की कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। मान लो जैसे मेरे पास ये एक कंडक्टिंग टुकड़ा है, कौन सा टुकड़ा है, अरे क्लियर है, मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप का या बोल लो क्यूबोइडल शेप का, 3D में बात करें तो, अरे क्लियर है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्या ये, ठीक है ना, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पहली चीज तो ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है, ठीक है ना, और पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज इसका मतलब फील्ड लाइंस क्या होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, और कंडक्टर है तो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, और जहाँ कंडक्टिंग मसाला होगा वहाँ एंटर नहीं करेगी। तो यहाँ कंडक्टिंग मसाला है तो मुझे पता है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब मैं इस रीजन के अंदर फील्ड लाइंस नहीं बनाऊंगा, अरे क्लियर है। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए ओरिजिनेट कराऊंगा, और कैसे ओरिजिनेशन होगा, ओरिजिनेशन भी इस तरीके से होगा, ये फील्ड लाइंस इस कंडक्टिंग सरफेस के कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर, कैसे रहेगी, अरे बोलो, ओरिजिनेशन भी ऐसे होगा कि फील्ड लाइंस इस कंडक्टिंग सरफेस के कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अरे कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, यहीं पे अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इस पर आगे टर्मिनेट होती, और टर्मिनेशन भी कैसे होता, परपेंडिकुलर, कैसे होता, क्लियर बात। अच्छा, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है, क्या है मेरे पास, ये इसका सेंटर है यहाँ, ये है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्लियर बात। कौन सा चार्ज है इस पे, ये नेगेटिवली चार्ज है, क्लियर बात, ठीक है। आपसे कहा इसके लिए फील्ड लाइंस बनाओ, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो बोलो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी, टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट होगी। दूसरा चीज, कंडक्टर है, तो फील्ड लाइंस टर्मिनेशन जो भी होगा वो इस कंडक्टिंग सरफेस के कैसे होगा, परपेंडिकुलर, और अंदर इसके कौन सा मसाला भरा हुआ है, कंडक्टिंग मसाला, हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है, और इसके अंदर कौन सा मसाला भरा हुआ है, कंडक्टिंग मसाला, ठीक है ना, तो अंदर एंटर नहीं करेगी, क्लियर है। अच्छा, अब ये स्फेरिकल है, तो स्फीयर के परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो कहाँ से पास करती है, उसके सेंटर से। तो इसके लिए फील्ड लाइंस जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे, ऐसे सेंटर पे रखना है, ऐसे अंदर नहीं घुसाना, बाकी बनाना सेंटर से, मतलब आगे बढ़ाने पे कहाँ से पास करती हुई लगनी चाहिए, सेंटर से, ठीक है ना, क्योंकि स्फीयर के परपेंडिकुलर वो लाइंस होती है जो कहाँ से पास करती है, उसके, अरे क्लियर है। अब कहीं पे भी तुम टेंजेंट बना करके देख लो, जैसे यहाँ अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो देखो ये 90 डिग्री लग रहा होगा, यहाँ टेंजेंट बनाऊँ तो कैसा लग रहा है 90, यहाँ टेंजेंट बनाऊँ तो, कहीं पे भी टेंजेंट बना के देख लो, फील्ड लाइन सरफेस की कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। वो समझ में आ रही है बात, अरे बोलो, ठीक। तो ये दो एग्जांपल से क्या क्या समझाया मैंने, कंडक्टिंग सरफेस, चाहे कंडक्टिंग सरफेस से चाहे ओरिजिनेट होना है चाहे टर्मिनेट होना है, कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रहना है, और कंडक्टिंग मसाले में नहीं घुसना। और तीसरी बात जो मैंने बताई वो क्या है कि जो स्पेरिकल सरफेस अगर हो तो स्पेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो कहाँ से पास करती है, उसके सेंटर से, कहाँ से पास करती है, उसके, देखो एक क्वेश्चन की अपन बात करें जो एक बार तो जेई में आ चुका है और एक बार अपने पास आ चुका है नीट में, अरे क्लियर है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दे करके उसके लिए कुछ फील्ड लाइंस बना रखी है, तो हमें बताना है कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इधर ये ऐसे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड का मतलब इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, ये इसके अंदर मसाला भरा हुआ है,
ये इसका सेंटर। अब इसके लिए फील्ड लाइंस बना करके दी, सबसे पहली फील्ड लाइन बना करके दी ऐसी, इसको नाम दिया नंबर 1, और आपसे पूछा कि बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो बताओ पहली चीज क्या गलती कर दी इसने, ये पॉसिबल है कि नहीं पहले बताओ। तो हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है, क्यों? पहली चीज तो ये कहाँ घुस गई, जहाँ इसको नहीं घुसना था, क्लियर बात। दूसरी वजह, हालांकि इसको रिजेक्ट करने के लिए तो एक ही वजह काफी, और अपन तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं बात, ठीक है ना। तो पहली वजह तो ये अंदर घुस गई इसलिए रिजेक्ट, ठीक है ना। दूसरी वजह ये भी है कि ये सरफेस की क्या भी नहीं, जैसे यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो ये जो एंगल है ये 90 है कि 90 से बड़ा है, 90 नहीं है ना, नहीं है का मतलब ये कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे भाई कि पॉसिबल है कि नहीं है, नॉट पॉसिबल। और हालांकि वजह तो एक ही काफी है, इसने तो दो दो कांड किए हुए, क्लियर है। कौन कौन से दो कांड, एक तो परपेंडिकुलर भी नहीं है और दूसरा अंदर भी घुस गई, क्लियर बात। दूसरी फिर लाइन बनाई कुछ इस तरह की, ठीक है। अब देखो भाई, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पहली चीज ये अंदर एंटर तो नहीं करी, अरे बोलो, एक गुस्ताखी तो नहीं करी इसने। दूसरी ये और चेक कर लेते हैं ये सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं, बताइए ये जो एंगल है ये 90 है क्या, या ऐसे देख सीधा सीधा स्फीयर है, क्या इसको आगे बढ़ाने पर ये सेंटर से पास हो रही है, नहीं। तो सेंटर से पास नहीं हो रही, इसका मतलब ये स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, बोल पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्लियर बात। दूसरी फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है, यस, ये नंबर 3, बताइए पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो इधर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आगे बढ़ाने में सेंटर से पास होती हुई दिख रही है, मतलब ये एंगल 90 बन रहा है। बट इसने एक गुस्ताखी कर दी, अंदर घुस गई, कहाँ घुस गई, अरे क्लियर है। तो दोनों काम नहीं होने चाहिए, अंदर भी नहीं घुसनी चाहिए और सरफेस के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनी, सॉरी चौथी फील्ड लाइन, ठीक है। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पहली चीज क्या, ये अंदर एंटर हुई नहीं हुई, ठीक है ना। दूसरी चीज, भले ही यहाँ से आते आते भले बेचारी मुड़ गई, तो क्या बोला मैंने, भले मुड़ जाना पर कंडक्टिंग सरफेस के कैसे रहना, परपेंडिकुलर। तो यहाँ मुड़ गई, किस लिए मुड़ी, ताकि परपेंडिकुलर रह सके, किस लिए मुड़ी, ताकि क्या रह सके। तो न तो अंदर एंटर करी और कंडक्टिंग सरफेस की कैसे भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो बोलो ये वाली पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम कहेंगे ये वाली पॉसिबल है, क्लियर है। मारो स्क्रीनशॉट। क्या कर दो चालू, कर दिया। देखो अब सुनना इधर एक एग्जाम्पल और, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि कहीं पर ना ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अभी क्या होता है यूनिफॉर्म, अभी करते हैं बात। तुम ऐसे समझो कहीं पे इस तरीके से फील्ड लाइंस थी, ठीक है ना। देखो देखो इधर कहीं पे कैसे थी फील्ड लाइंस, इस तरीके से फील्ड लाइंस थी, ठीक है। तो जहां पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां पे क्या कर दिया किसी ने, सॉलिड स्फीयर लाया और बीच में ला करके रख दिया, क्लियर बात। तो ये जो है सॉलिड स्फीयर ला करके यहाँ ऐसे बीच में रख दिया, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा गया कि बताओ फील्ड लाइन का कौन सा, चार ऑप्शन दे रखे थे और चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करना था। मैं तो यहाँ तुमसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि जब यहाँ कंडक्टिंग स्फीयर नहीं था तब फील्ड लाइंस का सिनेरियो ऐसा था,
अब अगर इसको इस जगह डाल दिया जाए तो फील्ड लाइन का सिनेरियो कैसा होगा, तो इसको मैं इधर आगे बढ़ा देता हूँ, देखना इधर, ये फील्ड लाइन से यूं यूं। अब बता, इस फील्ड लाइन के रास्ते में कौन आ गया, कौन आ गया, कंडक्टर आ गया, कौन आ गया, क्लियर है बात। तो बताइए सीधी सीधी निकलेगी मुड़ेगी, तो क्या बोला मैंने कि मुड़ना पड़े तो मुड़ जाना, बट कंडक्टिंग सरफेस पे कैसे रहना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये फील्ड लाइन के रास्ते में कंडक्टर आ गया, इसलिए यहाँ से क्या करेगी, ऐसे हल्की सी मुड़ जाएगी, अरे क्लियर है। और जब वैसे निकलेगी यहाँ से तो हल्की सी ऐसे मुड़ करके निकलेगी, और क्या नहीं करेगी, कंडक्टिंग मसाले के अंदर एंटर नहीं करेगी, ठीक है ना। बोल ये वाली फील्ड लाइन, इसके रास्ते में कौन आ गया, फिर कंडक्टर, तो फिर इसको मुड़ना पड़े तो मुड़ जाएगी। और मुड़ना कैसे, कि आगे बढ़ाने पे कहाँ से जाए, सेंटर से, कहाँ से जाए, अरे क्लियर है। ये यहाँ टर्मिनेट होगी और फिर यहाँ से क्या हो गई है, ये ओरिजिनेट हो गई। अरे बोलो, बोलो ये वाली फील्ड लाइन, इसके रास्ते में भी कौन आ गया, कंडक्टर आ गया, कंडक्टर आ गया, तो इसको भी मुड़ना पड़ेगा, तो भले ये मुड़ेगी, पर एक तो न तो अंदर एंट्री मारेगी, ठीक है ना, न तो क्या करेगी, अंदर एंट्री मारेगी, और सरफेस के कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। ऐसे इस वाली फील्ड लाइन को देखो, ये तो सीधे सीधे सेंटर पे ही है, तो ये ऐसे पास करेगी, अंदर एंट्री नहीं मारेगी। ये वाली फील्ड लाइन बोलो, इसके रास्ते में कौन आ गया, कंडक्टर, तो इसको भी मुड़ना पड़ेगा तो मुड़ेगी, ये मुड़ना पड़ा तो ऐसे मुड़ गई, पर एक तो अंदर एंट्री नहीं मारेगी और दूसरा कंडक्टिंग सरफेस पे कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। फिर इस फील्ड लाइन के रास्ते में भी कंडक्टर आ गया, तो इसको भी मुड़ना पड़े तो भले ये मुड़ेगी यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे मुड़ना पड़े तो मुड़ेगी, बाकी ये कंडक्टिंग सरफेस के कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है ना। ये फील्ड लाइन इसके रास्ते में नहीं आया, ये गई, ये गई और ये गई। अरे समझ में आई क्या बात, ये सिनेरियो इस तरह का बन गया। अच्छा अब एक चीज़ और लगती है इसमें, बोला यार ये खुद ही बोल रहा था कि कंटिन्यूअस और कैसा कर्व है, ओपन, मतलब मर्जी आए जहाँ टर्मिनेट नहीं होगी, मर्जी आए जहाँ ओरिजिनेट नहीं होगी। सारा देखो यहाँ पे, यहाँ टर्मिनेट कर रहा है और फिर यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये बीच में तोड़ तो दी सर आपने। तो याद करो कल ही मैंने बताया था कि अगर क्या किया जाता है, किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है बेटा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ के इधर नेगेटिव आ जाता है और इधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो जब तुमने इस स्फीयर को कहाँ डाला, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इधर क्या आके इकट्ठा हो गया, ये यहाँ जहाँ जहाँ पे टर्मिनेट हो रही है ना, वहाँ माइनस है, होने वहाँ, अरे बोलो, और ये जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उस जगह पे क्या है, प्लस है। तो मैं मेरी मर्जी से टर्मिनेट या ओरिजिनेट नहीं करवा रहा हूँ, अरे क्लियर है क्या बात। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव पे टर्मिनेट हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है, और पॉजिटिव से क्या हो सकती है, ओरिजिनेट होती है। अरे बोलो, कोई दिक्कत, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है ना। चलो भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो तो भाई अब अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो होता है यूनिफॉर्म और एक कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर बात। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, के मतलब डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता हो, कांस्टेंट रहता हो, क्या रहता हो, हर जगह पे वैल्यू भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, क्लियर बात। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लियर बात। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड या तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग जगह पे वैल्यू अलग अलग है, या हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग जगह पे डायरेक्शन अलग अलग है, या फिर हो सकता है कि दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, अरे क्लियर है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर बात।
अब बात आती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह की फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट रखनी है, वैल्यू भी कांस्टेंट रखनी है। फील्ड लाइन से डायरेक्शन कैसे पता चलती है? टेंजेंट बनाने से। अगर मैं फील्ड लाइन कर्व बना दूंगा तो अलग अलग जगह पे टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग। क्लियर बात? तो डायरेक्शन अगर मेरे को कांस्टेंट रखनी है तो फील्ड लाइन कैसी बनानी चाहिए? स्ट्रेट, ताकि कहीं पे भी मैं एरो बनाऊं, कहीं पे भी टेंजेंट बनाऊं तो डायरेक्शन सब जगह क्या रहेगी? सेम। वैल्यू को कैसे कांस्टेंट रखूंगा? बीच के सेपरेशन को फिक्स रख करके। तो इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह की फील्ड लाइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अरे क्लियर है क्या? पैरेलल एंड स्ट्रेट फील्ड लाइंस, पैरेलल एंड स्ट्रेट फील्ड लाइन से क्या किया जाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म को कैसे करते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ सेपरेशन कम है तो यहाँ वैल्यू ज्यादा है, और यहाँ सेपरेशन ज्यादा है तो यहाँ वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, तो बोलो क्या हो रहा है? वैल्यू भी अलग अलग जगह अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग जगह अलग अलग है, तो दोनों चीजें कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना? अगर मैं इस तरह की फील्ड लाइंस बनाऊं तो ये भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ वैल्यू कम है, यहाँ वैल्यू ज्यादा है, और डायरेक्शन भी अलग अलग जगह क्या है? अलग अलग। अगर मैं इस तरह की फील्ड लाइंस बनाऊं तो बोलो वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्लियर है, बट यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है कि मुड़ रही है? डायरेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अरे बोलो, तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है इसलिए कैसा है ये? तो सिंपल सी बात है, जो ऐसा नहीं है वो फिर कैसा है? वो फिर ऐसा है। अरे बोलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ये एकमात्र तरीका है, जो ऐसा है, जो ऐसा है वो यूनिफॉर्म है, और जो ऐसा नहीं है फिर वो जैसा भी है कैसा है? वो नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है वो? अरे क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है ना? तो क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? वैल्यू डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म या तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है या डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, या हो सकता है दोनों ही कांस्टेंट ना हो। क्लियर बात? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो ऐसा नहीं है फिर वो कैसा है? वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है वो? क्लियर है यहाँ तक बात? चलो भाई, करें एक बार इसको।